नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले जिक्र करेंगे सागर का, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। सीएम शिवराज ने फौरन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी संत रविदास मंदिर का शिलान्यास कल करेंगे। 11 एकड़ में 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण, और जिसका ऐलान मुख्यमंत्री पहले भी कर चुके हैं कि भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण होना है। संत रविदास म्यूजियम का भी निर्माण यहां पर होगा। प्रदेश भर के गांव से मिट्टी और पवित्र नदियों का जल भी सागर पहुंचने वाला है। खास बात यह कि कल मध्य प्रदेश दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सागर में भव्य कार्यक्रम की तैयारी, और उसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पहुंचे ये जांचने के लिए, परखने के लिए कि यहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कल प्रधानमंत्री सागर दौरे पर आ रहे हैं। संत रविदास मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सागर की जनता में भी उसी तरह का उत्साह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। 11 एकड़ में 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और एक अभियान के तहत समरसता यात्रा, जिसे बीजेपी ने नाम दिया था, मिट्टी और पवित्र नदियों का जल भी सागर कल ही पहुंचेगा। जब शिलान्यास कार्यक्रम होगा तो पूरी भव्यता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया जा सके, ये मंशा, और सफलता उतनी ही मिल सके इस क्षेत्र में। इस बात की रणनीति पहले भी हमने देखी बीजेपी में, और अब मुख्यमंत्री का भी दौरा लगातार हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं तब किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, देखने वाली बात है। और भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी बातें कही हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि संत रविदास जी का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर बनेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर का पीएम शिलान्यास करेंगे। अद्भुत समरसता का केंद्र ये बनेगा। अमरकंटक के लिए भी उनकी तरफ से बात कही गई। उन्होंने कहा कि श्री नर्मदा जी का लोक बनेगा। अमरकंटक में पहाड़ पर अब कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अमरकंटक के पहाड़ के नीचे सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा। भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है, और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया। सारी प्रक्रिया पूरी होकर भूमि पूजन होकर काम प्रारंभ वहां होगा। अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है, और वहां जैसे संत रविदास जी के मंदिर का तय होगा, जो जमीन लाख 2 लाख रुपया बीघा थी वो 1 करोड़ होगी। अमरकंटक अपना ऐसा पवित्र स्थल है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो 2 चीजें, एक श्री नर्मदा जी लोक वहां बने, वहां जो स्थान है कल तय किया, क्योंकि नर्मदा जी बिजली, पानी, खेतों को पानी, उनके सूखे तंत्रों की प्यास बुझाने के काम से लेके हमको सिंचाई का पानी देते। तो नर्मदा जी तो हमारी माँ है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैसला मैंने किया था कि ऊपर कोई भी निर्माण का। और अब आपको दिखाएंगे सुंदर मंदिर की वो आधारशिला जो कि कल प्रधानमंत्री रखेंगे। भले ही इसे काल्पनिक माना जाए, लेकिन जल्द ही इसका निर्माण भी करवाया जाएगा। मंदिर जिनके नाम से बनवाया जा रहा है, उन्हें दर्शन शास्त्री कहें, कवि कहें, समाज सुधारक कहें, ईश्वर कहें, क्या कहें, जो भी उपाधि उन्हें दी जाए वो कम है, क्योंकि इसी तरह का उनका स्वरूप माना जाता है। किस तरह की तैयारियां हैं ये आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए इस सुंदर मंदिर को, जो अभी भले ही काल्पनिक है लेकिन जल्द ही इसका निर्माण करवाया जाएगा। ये मंदिर जिनके नाम से बनवाया जा रहा है, उन्हें दर्शन शास्त्री कहें या कवि, समाज सुधारक कहें या ईश्वर के अनुयायी या फिर कहें संत। हम बात कर रहे हैं संत रविदास की, जिनके अंदर एक नहीं कई स्वरूप थे। उन्हीं स्वरूपों का अवलोकन अब आप और हम करेंगे एमपी के सागर में, जहां संत रविदास मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा और आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 अगस्त को पीएम सागर आएंगे। 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाया जाएगा, जिसका एक संत शिरोमणि श्री रविदास जी के भव्य मंदिर एवं विशाल स्मारक का शिलान्यास होगा। मंदिर नागर शैली में 10,000 वर्ग फुट में बनेगा। इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनेगा। संस्कृति और रचनात्मक के साथ संत रविदास के कृतित्व व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय भी बनेगा। संग्रहालय में 4 गैलरी बनेगी। इसमें भक्ति मार्ग, निर्गुण पथ में योगदान, संत जी का दर्शन और उनके साहित्य समरसता का विवरण होगा। लाइब्रेरी के अलावा संत हॉल, जल कुंड, भक्त निवास भी बनेगा।
जो आध्यात्मिक सुविधाओं से युक्त होगा। भक्त निवास में देश विदेश से संत रविदास के अनुयायी और अध्येता आएंगे, जिन्हें संत जी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। 15,000 वर्ग फुट में भोजनालय का निर्माण होगा। मंदिर में 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे। सीसीटीवी कैमरे और लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। और कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की अटकलें हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, कल एक और ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के नाम संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास तो करना ही है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री हो सकता है कि आसपास के लोगों के लिए भी उतने ही उत्साह के साथ स्वागत के लिए तैयार हों। वासु, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार जायजा ले रहे हैं? निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए कल मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सागर में जो संत रविदास मंदिर का निर्माण होना है, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए है, और इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन का काम करने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम सारी तैयारियों को लेकर जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए वहां पर नजर आए। बीजेपी संगठन की ओर से अगर बात करें तो वी डी शर्मा समेत तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा बनाते हुए और तैयारियों में जुटे हुए थे, और वहीं शासन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। संत रविदास जी का मंदिर सागर में बनना न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक नए आध्यात्म के केंद्र के तौर पर इसको जाना जाएगा, क्योंकि संत रविदास जी के जन्म से लेकर और उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में जो सारी शिक्षाएं दी, जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया, और जो संत रविदास जी के जो शिष्य हैं अनुयायी देश भर में, वो भी कल इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया है। करीब 400 से 500 संत पूरे देश भर से कल इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और जैसा कि पहले ही इस पूरे मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे प्रदेश भर से 5 यात्राएं निकाली गई थी, जिसमें हजारों गांवों की मिट्टी, 53,000 गांवों की मिट्टी लाने का लक्ष्य रखा गया था, तो वो भी कल सागर पहुंच जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की सभी नदियों का जो जल है वो भी सागर पहुंच जाएगा, और सारी ये जो 5 यात्राएं थी वो कल सागर में समाप्त होंगी। जल और मिट्टी लेकर वो ये सारी यात्राएं जो सागर है वो सागर में पहुंची हैं, और वहां पर मंदिर निर्माण के दौरान इस पूरे जल को और मिट्टी को वहां पर अर्पित करने का काम किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत बड़ा एक दिन है कल मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं वो 2023 में ही ये सब चीजें क्यों करना है, बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर यह कहना है कि हम जब अंबेडकर जी की जयंती मनाई और जब अन्य दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए कार्यक्रम किए, जब चुनाव नहीं थे तो चुनाव एजेंडा नहीं है, समरसता एजेंडा है। देखना होगा कि कितनी भव्यता के साथ ये कार्यक्रम होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। चुनाव में मुद्दों की कहीं कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ इस तरह का हाल है। कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है, तो कई मुद्दों पर सरकार श्रेय लेती नजर आ रही है। इसी में से एक मुद्दा है चावल का। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और ऐसे में धान या कहीं चावल पर सियासत ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। इन दिनों इसी मुद्दे पर सियासत गर्म है और श्रेय लेने का खेल लगातार चल रहा है। चुनावी मौसम है, और ऐसे में दल किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे को घेर दें और श्रेय लेने का मौका छोड़ते नहीं। अब सूबे में भी चावल को लेकर श्रेय का खेल चल पड़ा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि आने वाली दिवाली किसानों के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने धान की पैदावार की संपूर्ण खरीदी करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार 130 लाख टन चावल सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चैलेंज करते हुए राज्य सरकार को यह भी कह दिया कि क्या सरकार में दम है कि यहाँ के किसानों का धान खरीद सके, क्योंकि खरीदी का 80% पैसा तो केंद्र की सरकार ही देती है। मैं तो आपको आंकड़े दे रहा हूं ना, अभी आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि केंद्र की सरकार 86.5 लाख टन चावल राज्य की सरकार से लेगी। 86.5 लाख टन चावल लेगी, इसका मतलब 130 लाख टन धान राज्य की सरकार खरीदेगी। तो केंद्र की सरकार 80% चावल ले रही है, उसका पैसा दे रही है। राज्य सरकार का योगदान सिर्फ 20% है। अगर राज्य सरकार में दम है तो पूरा 125 लाख टन अपने पैसे से खरीद लेना है। इधर सत्ता में बैठी कांग्रेस का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। 15 साल तक बीजेपी की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन किसानों से किया वादा कभी पूरा नहीं किया। अब जब भूपेश बघेल किसानों का भला कर रहे हैं तो बीजेपी राजनीति करने का काम कर रही है।
देखिए, बृजमोहन अग्रवाल कितना भी झूठ परोस ले, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि उनके धान की पूरी कीमत कोई दे रहा है तो भूपेश बघेल, उनके दाना दाना धान को कोई खरीद रहा है तो भूपेश बघेल। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की किसान थी, सरकार थी, किसान ठगे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी किसानों को उनके धान की पूरी कीमत नहीं देती थी। चुनाव के पहले वादा करते थे बोनस देंगे, 2100 रुपए में धान की कीमत देंगे, लेकिन कभी नहीं दिया। भूपेश बघेल ने 2500 बोल के 2640 में खरीदा। 107 लाख मीट्रिक टन पिछले वर्ष, 125 लाख मीट्रिक टन इस वर्ष खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य भूपेश बघेल जैसा किसान पुत्र ही निर्धारित कर सकता है। ये भूपेश बघेल जी की नीति है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसके आधार पर चावल की खरीदी बिक्री करती है, लेकिन संपूर्ण जिम्मेदारी किसानों को भुगतान का और उनके धान की कीमत का राज्य की भूपेश सरकार करती है। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में अब विपक्ष ने सरकार को धान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है, तो वहीं सत्ता में बैठी कांग्रेस उसे उसी के अंदाज में न केवल जवाब दे रही है, बल्कि 15 साल की सत्ता के दौरान किसानों से की वादा खिलाफी पर भी घेर रही है। खास ये भी है कि बीते चुनाव में धान खरीदी के कांग्रेस के वादे ने ही उसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार धान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जंग का नतीजा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से आज एक बड़ा बयान सामने आया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाएगी, ये दावा उनकी तरफ से। लाडली बहना नारी सम्मान योजना जैसी योजनाओं को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा, इस बात का भी कहीं ना कहीं अनौपचारिक ऐलान उनकी तरफ से। छत्तीसगढ़ के वचन पत्र में दोनों योजनाएं शामिल होंगी। अंगूठी पहनने के बाद डिप्टी सीएम बने, इस बात का भी जिक्र करते हुए टीएस सिंहदेव नजर आए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मंत्री से डिप्टी सीएम और अब क्या सीएम तक का सफर तय करेंगे आप? मैं तो आज में रहता हूँ, पल में रहता हूँ। बहुत ज्यादा पीछे भी ध्यान नहीं ले जाता, बहुत ज्यादा आगे भी नहीं सोचता। जो परिस्थिति बनेगी मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। अभी ये जिम्मेदारी इस स्वरूप में मिल गई, मंत्री के रूप में काम करो, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी पार्टी ने दिया। सर, ये अंगूठी को आपने बेहद खास बताया। भोपाल में आपने किसी पंडित से अंगूठी ली और उसके बाद डिप्टी सीएम बन गए, तो क्या संभावनाएं आगे नजर आती हैं कि सीएम की कुर्सी तक आप जाएंगे? अंगूठी तो ज्वेलर के यहाँ से आई, सलाह पंडित जी की थी, कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना योजना को लागू किया गया है, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने घोषणा पत्र में, बीजेपी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर विचार कर सकती है? क्या होगा ये तो समय बताएगा। यहाँ प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने गारंटी में लॉन्च भी किया कि हम 1500 महिलाओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। हिमाचल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, यहाँ भी प्रियंका जी ने कहा। तो उसी क्रम और श्रृंखला में अगर देखें तो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज बन रही हैं उनमें इस बात को मान्यता मिल रही है, तो छत्तीसगढ़ भी जरूर इस पे विचार। सर, इस बार के विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस क्या दोबारा सत्ता में आने की स्थिति में? छत्तीसगढ़ में हाँ, बहुत बहुत अच्छे चांस है। यानी आश्चर्य होगा अगर नहीं आई। 71-75 पार की भी बात हो रही है। 2/3 तो आना ही चाहिए। काम किया है सरकार ने, अच्छे काम किए हैं, कुछ नहीं कर पाई हो, कमियां रही हो, नहीं कर पाई, शराबबंदी नहीं कर पाई, ये फैक्ट है। और भी कुछ चीजें हैं जो नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं जिनका कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। कई घोषणाओं को पूरा किया गया है, शराबबंदी जैसे बिंदु छूट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बात को लेकर उम्मीद है कि 70 पार इस बार छत्तीसगढ़ सरकार फिर से होगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब रीवा से एक बड़ी खबर। 3 नाबालिग छात्राएं एक साथ लापता हो गई हैं। तीनों छात्राएं सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ब्रिजमोहन धाम कॉलोनी की रहने वाली हैं। तीनों सुबह 7 बजे घर से एक साथ कोचिंग पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन ना कोचिंग पहुंची है, ना ही घर वापस लौट पाई हैं। तीनों छात्राओं का मोबाइल भी बंद आ रहा है। तीनों बच्चियों का एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें तीनों एक साथ जाती हुई नजर आती हैं। छात्राओं के परिजन अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत
जांच में जुट गए। शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। 3 छात्राएं घर से कोचिंग का बोल कर निकली थी, लेकिन ना कोचिंग पहुंची ना ही घर पहुंच रही। और अब कवर्धा से अगली बड़ी खबर, जहां बेकाबू होकर स्कूल वैन पलट गई। बाल बच्चे हैं, स्कूली बच्चे। वैन में करीब 8 बच्चे सवार थे। 2 बच्चों को चोट भी आई है। बच्चों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। लोहारा थाने के महरा टोला रोड की ये पूरी घटना। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।